नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स में। आज दिनांक 10 जुलाई 2023 है। आज हम काफ़ी टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बाकी न्यूज़पेपर से उठाएं, जिसमें फॉरेस्ट बिल के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद टर्टल से रिलेटेड न्यूज़ है, फिर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के ऊपर है, कॉलेजियम सिस्टम है, इसरो के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बेसिक्स के बारे में और यूनक्लोज के बारे में। चलिए पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक बेसिकली गवर्नमेंट ने एक फॉरेस्ट बिल इंट्रोड्यूस किया है और इसमें कुछ चेंजेस आने थे, लेकिन हाउस में कुछ चेंजेस नहीं हुए, जिसके ऊपर बेसिकली कुछ डिस्कशन है। सबसे पहले इसने 1980s का जो फॉरेस्ट एक्ट है उसको अमेंड किया है और इसका बेसिकली उद्देश्य था कि टू बिल्ड द कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक बेसिकली क्या होता है? कार्बन को सिक्वेस्टर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट होगा तो CO2 को ऑब्जर्व किया जा सकता है। बेसिकली इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर है अभी वाले अमेंडमेंट में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्शन इशू कर सकती है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसमें कुछ एग्जाम्पशन दी गई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे और 100 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में कोई भी अगर प्रोजेक्ट सिक्योरिटी रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल हाईवे बनाने, हाइडल प्रोजेक्ट बनाने या कोई भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिक्योरिटी फोर्सेस रिलेटेड है, उसको क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा ये है कि जो डीम्ड फॉरेस्ट है उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तीसरा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने एक गोदावरम केस में जजमेंट दिया था कि फॉरेस्ट चाहे आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हो उसको प्रोटेक्शन दी जाए, तो इसी के ऊपर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे। तो बेसिकली उद्देश्य वही था कि फॉरेस्ट एक्ट 1980 को अमेंड किया जाए और इसको कार्बन स्टॉक को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। बेसिकली श्रीलंकन नेवी ने कुछ फिशरमैन को अरेस्ट किया। ये हमारे कच्छातीव आइलैंड और बाकी आइलैंड जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में, वहाँ पे फिशरमैन के इशू चलते रहते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक यूनक्लोज क्या है। यूनक्लोज है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। बेसिकली इसको लॉ ऑफ द सी ट्रीटी बोलते हैं। इसके बेसिक में देखें, सबसे पहले 1982 में साइन हुई थी और 1994 में फोर्स में आई थी। बेसिकली यूनक्लोज क्लासीफाई करती है, जो समुद्र वाला इलाका होता है ना, उसको क्लासीफाई करती है 5 जोन में। सबसे पहले होता है इंटरनल वाटर, जो कि 12 नॉटिकल माइल तक इंटरनल वाटर होता है। फिर 12 से 24 तक होता है टेरिटोरियल जोन, और 24 से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक EEZ। EEZ क्या होता है? इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। और 200 नॉटिकल माइल से ज़्यादा होता है हाई सी। तो इसमें बेसिकली हर एक जोन में कुछ राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल वाटर में हमारे फुल सोवरिन राइट होते हैं, लेकिन उसके बाद टेरिटोरियल वाटर में लैंड और एयर स्पेस हमारा होता है। और कंटिग्यूस जोन जो कि 24 नॉटिकल माइल तक, वहाँ तक हमारा एयर स्पेस के राइट्स थोड़े कम हो जाते हैं। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी एयर स्पेस के राइट कम होते हैं और हाई सी में सबके लिए ओपन होता है। यहाँ कुछ कॉलेजियम के बारे में बात की गई, ट्रांसफर ऑफ द जज किए कहीं भी MP हाई कोर्ट से तेलंगाना में। तो कॉलेजियम की कुछ बेसिक की बात करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जैसे कि आपको पता है कि ये 3 जज केस से इवोल्व हुआ। फर्स्ट जज 1981 में आया था। इसमें बेसिकली जो वर्ड कंकरेंस और वर्ड कंसल्टेशन, इन्हीं के ऊपर डिबेट थी कि सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द CJI। तो इस टाइम तो कंसल्टेशन वर्ड के ऊपर सिर्फ बात हुई थी कि कंकरेंस हो सकता है, लेकिन बाइंडिंग नहीं था। लेकिन जो सेकंड जज केस आया था 1993 में, इसमें बता दिया कि कंसल्टेशन का मीन्स कंकरेंस है, और प्रेसिडेंट को अगर जजेस अपॉइंट करने हैं सुप्रीम कोर्ट के तो CJI प्लस 2 मोर जजेस, बेसिकली प्लूरल जज वाला जजमेंट आया था। लेकिन लास्ट में अगर देखा जाए थर्ड जजमेंट केस जो कि 1998 में आया था, उसमें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनकी कंकरेंस लेनी पड़ेगी, उसके बाद में अपॉइंटमेंट होगा। बेसिकली अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, पर एक प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर CJI को अपॉइंट करना है तो कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंड करता है टू द लॉ मिनिस्ट्री, और लॉ मिनिस्ट्री फिर प्राइम मिनिस्टर को देता है, प्राइम मिनिस्टर फिर प्रेसिडेंट को देता है। और CJI के केस में वापस रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता, लेकिन बाकी जजेस का अगर अपॉइंटमेंट करना होगा तो सेम प्रोसेस होगी और 1 टाइम रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट भेज सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि टर्टल्स का इस्तेमाल किया गया गंगा को क्लीन करने के लिए। आपने सुना होगा नमामि गंगा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल मिशन ऑफ द क्लीन गंगा, जो 2011 में स्टार्ट हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति, और ये रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में ये हो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने NMCG, नेशनल मिशन फॉर द
क्लीन गंगा के साथ में मिलके ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और इसमें बेसिकली इन्होंने वाराणसी वाले इलाके में टर्टल्स की कुछ ब्रीडिंग स्टार्ट की, जिनका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, उनकी हैचिंग स्टार्ट की, एग्स को इकट्ठा किया गया और बाद में रिवर में छोड़ा गया, जिससे वहाँ की बीओडी लेवल बहुत अच्छा हो गया। बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि जब भी कोई इस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ऑक्सीजन की डिमांड पानी में बढ़ जाती है, स्पेशली एक्वेटिक और मेरीन ऑर्गेनिज्म। तो अगर वहाँ का पानी ज़्यादा प्योरीफाई होगा तो उनकी बीओडी डिमांड कम हो जाएगी। तो टर्टल की कुछ बेसिक करते हैं। सबसे ज़्यादा न्यूज़ में आते हैं ओलाइव रिडले टर्टल, जो कि हमारे उड़ीसा में ऋषिकुला बीच पे पाया जाता है। इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। IUCN स्टेटस बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। और साइट्स जो कि जिसमें अपेंडिक्स 1-2 हैं उसके अपेंडिक्स 1 में आते हैं। इसके बेसिक्स की बात थी। और टर्टल और टोर्टोइज में फ़र्क ये होता है, टर्टल पानी में पाया जाता है, टोर्टोइज ज़मीन पे पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली आपने देखा होगा कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जिसमें आर्मी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं ऑपरेशन कैरी आउट करने में, क्योंकि कई जगह से थोड़े दिन पहले यूनियन होम मिनिस्ट्री ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के कुछ प्रोविज़न को वहाँ से हटा दिया गया। तो इसकी बेसिक की बात करते हैं कि अफ्स्पा है क्या। बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो 1958 में सबसे पहले लागू किया था, और उसका और बैकग्राउंड देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बेसिकली जब हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उस टाइम लिनलिंथ को ऑर्डिनेंस लाया था, जो उस टाइम की एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए। और बाद में हमने इसको 1958 में कुछ एक स्टेट में स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न में लगाया गया और 1990 में इसको JNK में लगाया गया था। बेसिकली इसमें होता है कि जो आर्म्ड फोर्सेज है, जो भी सेंट्रल फोर्सेज हैं, उनको एक पावर दी जाती है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं डिस्टर्ब एरिया में। और उस टाइम उनको किसी को अरेस्ट करने की पावर होती है विदाउट वारंट के, इवन शूट भी कर सकते हैं, कोई व्हीकल्स को सर्च कर सकते हैं, कोई आर्म्स और कोई बैंकर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अगर कोई लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब करेगा। और डिस्टर्ब एरिया बेसिकली क्या होता है, इसी के सेक्शन 3 में दिया गया है कि व्हाट इज़ द डिस्टर्ब एरिया। डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने की पावर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास भी, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। आपने सुना होगा कि हमारी जितनी यूटीज़ हैं उनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो वो भी उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। बेसिकली उस एरिया में जो अशांति फैली है तो आर्म्ड फोर्सेज का यूज़ किया जाता है टू एड द सिविल पुलिस, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल थ्रेट। बेसिकली एमएचए ने थोड़े दिन पहले नागालैंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मोन किलिंग के बाद में वहाँ से रिमूव किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी जजमेंट इसके बारे में दिए और एक जस्टिस वर्मा कमेटी, एक जीवन रेड्डी कमेटी है, इन्होंने बेसिकली यही बताया था कि इसका यूज़ थोड़ा सा देख के किया जाए और अननेसेसरी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन न हो। बट सिक्योरिटी फोर्सेज के कुछ अपने कंसर्न्स हैं, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के बहुत नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आप एक अच्छा वे फॉरवर्ड दे सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसरो के रॉकेट्स के बारे में बात की है कि इसरो ने वेरियस इसके लॉन्च व्हीकल हैं, जैसे PSLV है, GSLV है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, SLV से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया, फिर PSLV जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, फिर GSLV Mark 1, Mark 2 और Mark 3। जो Mark 3 हमारे चंद्रयान 2 में भी यूज़ हुआ और चंद्रयान 3 में भी, और जो हमारा गगनयान मिशन है उसमें भी GSLV Mark 3 यूज़ हो रहा है। बेसिकली इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि GSLV हैवी लोड को कैरी कर सकता है, PSLV स्मॉलर लोड को। ऑल्दो PSLV से हमने चंद्रयान 2 भी लॉन्च कर दिया था, तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस रोज़ के बेसिक्स के बारे में बात की थी इसमें कि कैसे लॉन्च व्हीकल हैं। और लॉन्च व्हीकल में एक सॉलिड फ्यूल है जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल, जो कि यूज़ किया जाता है जब इसको लॉन्च का इफेक्ट डालने के लिए। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली हमारी खिलजी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले आपको पता होगा कि ड्यूरिंग मेडिवल टाइम जो कि दिल्ली सल्तनत था उसमें सबसे पहले थी स्लेव डायनेस्टी, सेकंड पे खिलजी, थर्ड तुगलक एंड सैयद और लोधी। आप इसको ऐसे सीक्वेंस में याद कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली श्री फोर्ट के बारे में डिस्कस किया कि जब मंगोल का इन्वेजन हुआ तो उस टाइम पे श्री फोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो खिलजी डायनेस्टी को हम बेसिक से कवर करते हैं। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी जो कि फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का 1290 से 1296, और उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो कि इनके सक्सेसर थे। तो उनकी कुछ अचीवमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले उनके टाइम पे मंगोल इन्वेजन हुआ था, उसको उन्हें वापस भगाया था। उन्होंने राणाथंबोर को कैप्चर किया, मालवा को, चित्तौड़ को, और वो पहला सुल्तान था जिसने साउथ इंडिया में अटैक किया था। मलिक काफूर का आपने नाम सुना होगा, जो उसका फेमस जनरल था। और मंगोल इन्वेजन का उन्होंने काफ़ी रेजिस्टेंस किया और उन्होंने एक टर्म दी थी किंगशिप नो
नो किनशिप, बेसिकली ये थे किंगशिप में कोई रिश्तेदारियां नहीं होती है का, ये सिंपल टर्म आ सकती है कि द टर्म किंगशिप नोज नो किनशिप, किसके द्वारा कहेगी तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। और उनके रिफॉर्म्स में था कि परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी उन्होंने स्टार्ट की, ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्स स्टार्ट किया, रेवेन्यू हमेशा कैश में था, उन्होंने आर्मी को कैश में पेमेंट करते थे, दीवान रियासत उन्होंने एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट बनाया था, अलाई दरवाज़ा, श्री फोर्ट ये उनके द्वारा बनाया था। उनके टाइम पे पोइट अमीर खुसरो जो कि काफ़ी फेमस है वो उनके टाइम पे था। तो ये इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बेसिक से साथ हमने डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं क्योंकि फॉरेस्ट यूज में था, तो 2019 में यूपीएससी ने फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। तो पहली स्टेटमेंट है, एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट डेवलपर हैव द राइट टू फेल द बेम्बू इज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरिया। ओके, एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट 2006 बैम्बू इज ए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, आपने सुना होगा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। थर्ड स्टेटमेंट है, सेम वही है कि 2006 का एक्ट है, अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट डेवलपर। तो इसमें पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जब भी हम प्री का क्वेश्चन सोल्व करते हैं ध्यान से पढ़ना है, करेक्ट है इनकरेक्ट पूछा है। अब स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, पहली स्टेटमेंट कि रिसेंट अमेंडमेंट जो इसके ऊपर हुआ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, उसमें फॉरेस्ट डेवलपर्स को अधिकार दिया गया कि बैम्बू को गिराने की, जो कि फॉरेस्ट एरिया में, जो कि स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली वो बैम्बू गिरा सकते हैं बट कहाँ पे, नॉन फॉरेस्ट एरिया में। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी में हम आ गए। थर्ड स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल, इसलिए बी एंड सी, बी इज़ द राइट आंसर, मतलब 2 और 3 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ये था आज का हमारा करंट अफेयर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।